संगू ने ठंडी हंसी हंसी। ये टाइगर बीस्ट सिटी का जादूगर था जिसने मैंने उसे दे दिया। टाइगर बीस्ट सिटी का नगर स्वामी एक नया साम्राज्य बनाने की अपनी खोज में लगा हुआ है। सांगजे जैसे राक्षस ने अपने कई नरशावकों की बलि दी, फिर भी वह सफल। अगर मैंने इतने सालों तक सांगजे को निराशा के इस अथाह गड्ढे में कैद न किया होता, तो क्या आपको लगता है कि टाइगर बीस्ट सिटी का नगर स्वामी उसे पकड़ने नहीं आया होगा? जब उसे उसके अस्तित्व के बारे में पता चलेगा तो वह उसे कैसे प्रभावित करेगा? सांगू की आंखें और भी गहरी हो गईं। वे अन्य राक्षसी शहर रहे हैं बीस्ट किंग सिटी से वर्षों से असंतुष्ट। यदि उनके पास ऐसा हथियार होता जो सक्षम होता अगर बीस्ट किंग सिटी को उखाड़ फेंका जाए, तो आपको क्या लगता है कि वे क्या करेंगे? किंगली का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। क्या आप कह रहे हैं कि सांगजे इसमें शामिल होगा? खतरा। संगू ने थके हुए स्वर में अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं पता। हालात इस हद तक विकसित हो गए हैं कि यह एक ऐसा बिंदु है जो मेरे नियंत्रण से परे है। यदि वह सबके सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने पर जोर देता है, फिर आगे क्या होगा ये सब उसकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। उस समय वह वास्तव में भ्रम में था, अपने ही शावक को एक अजय हत्यारा मशीन इस तरह दिव्य तेंदुआ जनजाति का विकास हो सकता था से मजबूत। लेकिन उसने प्रतिबंधित दवा की शक्ति को कम आंका था। सांगजे के पास था बेहद शक्तिशाली बन जाना, लेकिन साथ ही बेहद पागल भी हो जाना। उसे खेद हुआ, लेकिन उन्हें सांगजे को उस मुकाम तक पहुंचाने का कोई पछतावा नहीं था जहां वह था, बल्कि उसे बिना पुष्टि किए इतनी जल्दबाजी में प्रतिबंधित दवा का इस्तेमाल करने का पछतावा था। इसके प्रभावों ने उसे एक अपन जानवर में बदल दिया था जो अब किसी भी तरह से सक्षम नहीं था दिव्य तेंदुए जनजाति के भविष्य को नियंत्रित करने के लिए। अब मेरी एकमात्र आशा यही है कि दिव्य तेंदुआ जनजाति उसके हाथों नष्ट न हो जाए। हाथ डॉट डॉट डॉट। कई दिनों तक लगातार कियाओ शीशी उन जानवरों का इलाज करने में व्यस्त रही। आंतों की गंभीर बीमारी। उस दौरान कई अन्य मरीज भी थे जिन्हें अलग अलग तरह की समस्याएं थी, बीमारियां। कियाओ शीशी ने कियाओ से उन लोगों के इलाज में मदद करने को कहा जिनकी वह मदद कर सकती थी, और जिन चीजों को कियाओ संभाल नहीं पाई, कियाओ शीशी ने सीधे उनके लिए अंक बदल दिए। सिस्टम के भंडार में दवा। कुछ दिनों बाद उसके अंक समाप्त हो गए और उसके पास केवल 1000 अंक ही बचे। कियाओ शीशी को इतना थका हुआ देखकर कि उसका छोटा सा चेहरा पतला हो गया था, सुनक्सियाओ से आगे जाने से मना कर दिया। उसने फेयान को औषधीय रस पिलाया। खुली जगह को उन जानवरों में बांट दे जिन्हें इलाज की जरूरत है। आंतों की गंभीर बीमारी। कियाओ शीशी बिस्तर पर लेटी हुई थी जबकि शावक उसे प्यार से देख रहे थे। पूरे शरीर की मालिश। कियाओ शीशी की पीठ पर बैठी थी और कभी कभी अपना छोटा सा सिर उस पर टिका देती थी। कियाओ शीशी के पास जाकर उसने बचकानी आवाज में पूछा, माँ क्या यह अच्छा लगता है? अच्छा। कियाओ शीशी ने आंखें बंद करके सांस छोड़ी। ये बहुत ही अद्भुत लगता है। ही तो मैं आपकी और मालिश कर देता हूँ माँ। वह अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करके अपनी माँ के शरीर को ठीक कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि वह उनके छोटे हाथों से मालिश करवाना चाहती है, इसलिए शावकों ने वे सहर्ष सहमत हो गए। जिनलिंग फलों की कटी हुई प्लेट लेकर अंदर आई। सभी लोग थोड़ा आराम करें। यह सुनहरा फल है जो इस मौसम का सबसे मीठा फल है। कियाओ शीशी ने अपना मुंह खोला और जिनलिंग द्वारा आगे बढ़ाए गए फल का टुकड़ा खा लिया। उसे एक ही बार में निवाले में खा लिया। आह, यही तो जीवन है। मुझे इसकी हमेशा हमेशा के लिए आदत पड़ सकती है। आपको शायद एक और दिन व्यस्त रहना पड़ेगा। कल आपका है उत्तराधिकार समारोह। अध्याय 187। आपने जनजाति के लिए क्या किया है? उत्तराधिकार समारोह के दिन कियाओ शीशी सुबह तरोताजा होकर उठी और जल्दी उसने आंखें खोली तो देखा कि कई छोटे छोटे सिर उसके बिस्तर के पास जमा थे। वह उस पर मुस्कुरा रही थी। कियाओ शीशी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सब लोग इतनी जल्दी क्यों उठ गए? कियाओ ने सबसे प्यारी मुस्कान दी। पिताओं ने कहा कि आज के बाद माता दिव्य तेंदुए जनजाति की मुखिया होंगी। माँ, एक बार आप कबीले के नेता हैं, क्या इसका मतलब यह है कि हमें कभी भगाया नहीं जाएगा? कोई और? बिल्कुल, कबीले का मुखिया जनजाति का सबसे शक्तिशाली पशु पुरुष होता है। हमें भगाने की हिम्मत कौन करेगा? अपने शावकों के मासूम शब्द सुनकर कियाओ शीशी का दिल थोड़ा दुख से भर गया। पीछे फिर हम जड़विहीन घास की तरह भटक रहे थे। उसने सोचा, हम रहने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहते थे, लेकिन हमारा कभी स्वागत नहीं किया गया। अब आखिरकार पूरी तरह से बस गया। ये सही है, कोई भी हमें इतनी आसानी से जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जिनलिंग ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चली गई। जिक्सी, तुम जाग रही हो? कब्ज, जाओ पहले नाश्ता कर ले। हमें जल्द ही शादी के मंडप की ओर बढ़ना होगा। ठीक है। संकी अपने छोटे भाई बहनों को लेकर नीचे गया। कियाओ शीशी उठकर बैठ गई और बड़ी बड़ी उम्मीद भरी आंखों से उसे देखने लगी। जिनलिंग ने कुशलतापूर्वक उसे जानवरों की खाल से बने कपड़े पहनने में मदद की। उसकी आंखें, उनकी निगाहें नीचे झुकी हुई थी। वे उसकी बेल्ट बांधने पर इस तरह ध्यान केंद्रित कर रहे थे मानो वे कोई असाधारण प्रदर्शन कर रहे हो। दुनिया में अद्भुत कार्य। जिनलिंग ने ऊपर देखा। उसकी सुनहरी आंखें कोमल प्रेम से भरी हुई थी। घबराया हुआ कियाओ शीशी ने अपना सिर उसकी छाती में छिपा लिया। उसकी आवाज दबी हुई थी। थोड़ा, ये सिर्फ हम अब तक जिन सब चीजों से गुजरे हैं उनके बारे में सोचते हुए, और अब जब हम अचानक सब कुछ शांत हो गया, थोड़ा अवास्तविक सा लग रहा है। उसकी गर्म हथेली ने धीरे धीरे बार बार उसकी पीठ थपथपाई। उसे सबसे अधिक सुकून दिया। कोमल और अटल शक्ति। तो शीशी, तुमने यहाँ तक जो मुकाम हासिल किया है, गलत समझे जाने और अस्वीकृत होने से, क्या यह इस बात को साबित नहीं करता कि आप वाकई अविश्वसनीय हैं? इसलिए घबराए नहीं, आप सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं। कियाओ शीशी की आंखें अचानक लाल हो गईं। जिनलिंग हमेशा तुरंत कर सकती थी उसके दिल में गहराई से छिपी जटिल भावनाओं को समझना। हम नाश्ते के बाद परिवार वेदी की ओर चल पड़ा। जब वे पहुंचे तो सांगजे ने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा था। जिक्सी, थोड़ी देर में पुजारी पशु देवता से प्रार्थना करेगा। उसके बाद आप हमें जनजाति के पशु पुरुषों द्वारा अपनी चुनौती जारी करने का इंतजार करना होगा। ऐसा मत बनो डरना। मैं तुम्हारा साथी नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। धन्यवाद सांगजे। जब कबीले के कुछ बुजुर्गों ने कियाओ शीशी को आते देखा तो वे खुद को रोक नहीं पाए और वे उस पर नाक सिकोड़ते हैं और आंखें घुमाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्हें महसूस हुआ कि कोई डरावनी निगाह उन पर पड़ रही है। कुल के बुजुर्गों ने मुड़कर देखा तो उन्हें लाल रंग की सांप जैसी पुतलियों का एक जोड़ा दिखाई दिया। भयभीत होकर वे पीछे हट गए और जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगे।
अगर हम बाद में इसे अंजाम देते हैं तो क्या आपको यकीन है कि कियाओ शीशी के साथी हमें ऐसा करने देंगे? छुटकारा पाना। डरने की क्या बात है? क्या कबीले के मुखिया ने यह नहीं कहा था कि बस इतना ही है? नियमों के अनुसार ऐसा नहीं है कि हम ही परेशानी खड़ी कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। कुल के बुजुर्गों ने वास्तव में सुनशियाओ से किया अपना वादा निभाया था। वे थे पूरे कबीले में यह बात फैला दो कि नए कबीले के नेता का उत्तराधिकार समारोह आज आयोजित किया जाएगा। परिणाम स्वरूप जनजाति का पशुवत प्राणी सुबह जल्दी ही इकट्ठा हो गए थे और वेदी के आसपास का इलाका खचाखच भरा हुआ था। ऊंचे वेदी पर खड़े होकर नीचे देखते हुए उसने एक घना समुद्र देखा। दूर दूर तक फैली हुई कतारों में सिर ही सिर थे, जहां तक नजर जा सकती थी। कियाओ शीशी वेदी पर खड़ी होकर पुजारी की घोषणा सुन रही थी कि वह दिव्य तेंदुआ जनजाति का मुखिया बनने वाला था, जिनमें से कई नीचे मौजूद पशु मानवों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। यह महिला कौन है? वह अचानक कबीले की मुखिया कैसे बन गई? मैंने सुना है कि सांगजे उसे कबीले के मुखिया का पद दे रहा है। क्या वह है सांगजे का साथी? पशु पुरुषों की समझ के अनुसार यदि कियाओ शीशी सांगजे की साथी थी तो ये उसके लिए उसे कबीले के नेता का पद देना कोई अजीब बात नहीं होगी। पुजारी ने रंग बिरंगे पत्ते पकड़े हुए कियाओ शीशी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए मंत्रोच्चार किया। वह मंत्रोच्चारण जिसे वह समझ नहीं पाई। कुछ समय बाद पुजारी ने कियाओ शीशी को घुटने टेककर प्रणाम करने का इशारा किया। पशु देवता की प्रतिमा। ये करने के बाद कियाओ शीशी खड़ी हो गई। एक कबीले का मुखिया आगे बढ़ा और उसने कहा, कुल नेता बनने से पहले कृपया एक प्रश्न का उत्तर दें। हमारे लिए यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक उत्तराधिकारी कबीले के नेता को देना होगा और इस उत्तर को जनजाति के पशु पुरुषों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। कियाओ शीशी ने कुल के मुखिया की ओर देखा और सिर हिलाया। पूछना। हे महिला कियाओ शीशी, हमें बताएं, आपने ईश्वर के लिए क्या योगदान दिया है? तेंदुओं की जनजाति। आपने उस जनजाति के पशु पुरुषों के लिए क्या किया है? क्या इससे हर कोई आपका आदर करेगा और आपके प्रति कृतज्ञ महसूस करेगा? पूछने के बाद कबीले के मुखिया ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और काफी प्रसन्न दिखे। वह स्वयं। इसे यह नहीं कहा जा सकता कि उसने जानबूझकर कियाओ शीशी के लिए मुश्किलें खड़ी की। यह उस जनजाति की परंपरा थी। इसलिए वह विशालकाय अजगर भी नहीं या सांगजे उसमें खामियां निकाल सकता था। यह सही है। आपने जनजाति के लिए क्या किया है? शायद कुछ नहीं, है ना? क्या कोई ऐसी महिला जिसने जनजाति के लिए कुछ भी नहीं किया है, वह ऐसा कर सकती है? क्या वाकई एक अच्छा कबीले का नेता बनना संभव है? अगर यह काम नहीं करेगा तो हमें उसे बदल देना चाहिए। बिल्कुल, उसे बदलो, उसे बदलो। कम से कम यह एक पवित्र स्थान होना चाहिए। वह एक महिला है और वह कोई पवित्र महिला नहीं है। पशु पुरुषों की असहमति की आवाजें सुनकर फेयान की आंखों में क्रूरता भर गई। शत्रुता। वह कियाओ शीशी को इस तरह प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकता था। वह था, वह वेदी पर कदम रखने ही वाला था कि जिन लिंग ने उसे रोक दिया। जल्दबाजी मत करो, जेड पर भरोसा रखो। फेयान को याद आया कि कियाओ शीशी ने जाने से पहले क्या कहा था और उसने अपने मन को दबा लिया। गुस्सा। सुनशियाओ की निगाहें कियाओ शीशी पर टिकी रहीं। यहां तक कि सांगजे भी बहुत घबराई हुई थी। उसकी हथेलियों में पसीना आ रहा था। वह नहीं चाहता था कि कियाओ शीशी कोई मुश्किल काम करे। पद। लेकिन उसने जिन लिंग और अन्य लोगों की ओर देखा और ये देखकर कि वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, उसने अपनी नाराजगी को काबू में रखा। सभी शावकों ने अपनी छोटी मुट्ठियां भींच ली और कियाओ शीशी को ध्यान से देखने लगे। यदि कोई अगर किसी जानवर ने इस समय उनकी मां को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो वे उस पर हमला कर देंगे। तुरंत आगे बढ़ें। महिला कियाओ शीशी, कृपया उत्तर दें। कियाओ शीशी को चुप देखकर कुल के मुखिया के चेहरे पर और भी अधिक आत्मसंतुष्टि झलकने लगी। उसे विश्वास नहीं था दूसरा ये कि कियाओ शीशी इसका जवाब दे सकती है। कियाओ शीशी ने शांत और संयमित भाव से मुस्कुराया। कुलपति, जब तक मैंने जनजाति में योगदान दिया है तो क्या अब आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे? सहज रूप में। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप हमसे स्वेच्छा से समर्पण करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप। कुल के मुखिया सही कह रहे हैं। जल्दी करो और हमें बताओ कि तुमने क्या किया है जनजाति। हाँ, जल्दी बोलो। कियाओ शीशी ने अपना सिर उठाया और उसकी निगाहें भीड़ पर घूम गईं। वह अचानक उसने ऊंची आवाज में पुकारा, तुम सब उन्हें बताओ कि मैंने क्या किया है। जनजाति। कियाओ शीशी की बातों पर कबीले के बुजुर्गों ने मंच से नीचे की ओर देखा। आश्चर्य। अपने साथी के कंधों पर बैठी एक लाल खरगोश मादा अचानक चिल्लाई, कुलपति, कियाओ शीशी ने हमारे शावकों को आंत की सड़न की बीमारी से ठीक कर दिया। ये सही है। कुल प्रमुख कियाओ शीशी ने मेरे शावक की रक्षा की। मैं चाहता हूं कि कियाओ शीशी हमारी कुलमाता बने। चीख पुकार तेज होती गई जिससे बाकी लोग अनसुने रह गए। पशु पुरुष पूरी तरह से हैरान रह गए। क्या कियाओ शीशी सचमुच आंतों की सड़न की बीमारी का इलाज कर सकती थी? वह कैसे संभव है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये झूठ ही होना चाहिए। कबीले के बुजुर्गों ने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। इस दुनिया में कोई भी इसे ठीक नहीं कर सकता। बीमारी। हम सभी इसे साबित कर सकते हैं। हाँ, हम सब इसे साबित कर सकते हैं। कियाओ शीशी ने पीले चेहरे वाले कबीले के बुजुर्गों को इत्मीनान से देखा। कुल के बुजुर्गों, क्या आंत की सड़न का इलाज करना मेरे योगदान में गिना जाएगा? जनजाति। यह है कुआं। अध्याय 188, वे सब मेरे बच्चे हैं। कबीले के मुखिया, बहुत से पशुमानवों ने पहले ही इसे स्वीकार कर लिया है। आप नहीं है क्या आप ये कहने जा रहे हैं कि यह सब नकली है? कबीले के मुखिया ने भीड़ में मौजूद उत्साहित जानवरों की ओर देखा और दांत पीस लिए। उसके दांत। बिल्कुल नहीं, मुझे आप पर विश्वास है। आपने ये परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। बस इतना ही, हमारे पास एकमात्र विकल्प है जनजाति के उन क्रूर लोगों से मिलने वाली चुनौतियों को स्वीकार करना। जैसे ही कबीले के मुखिया ने बोलना समाप्त किया, जिन लिंग और अन्य लोग धीरे धीरे वेदी की ओर बढ़ा। उसकी सुनहरी आंखों ने उन पशु पुरुषों पर एक नजर डाली नीचे। हम कबीले के नेता के साथी हैं।
आज यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को चुनौती दे सकता है। हम में से एक। पिताजी, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और मंच पर जाओ। सांकी ने कहा। वह घबराकर सांगजे को धक्का दे रहा था, जो आगे बढ़ने में हिचकिचा रहा था। सांगजे ने अपने शावक को कुछ असमंजस भरी नजरों से देखा। लेकिन संकी, मैं शीशी की नहीं हूँ। साथी। सांकी ने हताशा में अपना पैर पटका। बेवकूफ पिता। आप अभी उनमें से एक नहीं है, लेकिन अगर तुम वहां जाओगे तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या होगा अगर उसे मदद की जरूरत हो और उसके पास पर्याप्त संसाधन न हो? रक्षकों, आप ठीक कह रहे हैं। मैं तुरंत ऊपर जाऊंगा। कियाओ शीशी के पीछे कतार में खड़े पुरुषों को देखकर अन्य पुरुष भी हिचकिचाए। ऐसा नहीं था कि कोई भी नर पहल करने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन वे सेनकुन और संगू को नहीं भूल सकते थे, जिनके पास उनकी पशुवत हड्डियां थी। टूटा हुआ, मैं चुनौती देना चाहता हूं। एक नर काला भालू, जो एक छोटे पहाड़ की तरह विशालकाय था, भीड़ से बाहर निकला। जिनलिंग ने शांत भाव से उसे देखा। आप किसे चुनौती देना चाहते हैं? आप। अच्छा, जिनलिंग। कियाओ शीशी की आवाज सुनकर जिनलिंग ने उसे आश्वस्त करने वाली नजर से देखा। जिक्सी, मुझ पर भरोसा करो। कियाओ शीशी ने सिर हिलाया और वेदी को उनके भरोसे छोड़कर एक तरफ हट गई। नर काले भालू का पशु आत्मा स्तर जिनलिंग के बराबर था, नहीं स्टार रैंकिंग के मामले में उसे दूसरे पर बढ़त हासिल थी। नर काला भालू तुरंत अपने खूंखार रूप में आ गया और झपट्टा मारा। कियाओ शीशी का निर्देशन। जिनलिंग ने फुर्ती से छलांग लगाकर उसके हमले को चकमा दिया। कियाओ शीशी की घबराहट को भांपते हुए सुन शियाओ की शांत आवाज उसके कानों में गूंजी। वह जिनलिंग का मुकाबला नहीं कर सकता। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। मुझे जिनलिंग पर भरोसा है। उसे यह स्वीकार करने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए। चुनौती। सैकड़ों बार आदान प्रदान के बाद नर काले भालू को भेज दिया गया। जिनलिंग के बाघ के पंजे के एक ही वार से वह वेदी से उड़ गया। धड़ाम। नर काले भालू का विशाल शरीर जमीन पर जोर से गिरा और लात मारता हुआ आगे बढ़ा। धूल का बादल उठ गया। उसे अपने पैरों पर वापस खड़े होने में कुछ पल लगे। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। उसने कहा, मैं हार गया। जिनलिंग ने हल्के से सिर हिलाया और दूसरे जानवरों की ओर देखा। को भी करता क्या कोई और चुनौती देना चाहता है? मैं उस नरहिम लोमड़ी को चुनौती देना चाहता हूँ। फेयान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। ठीक है, अपने हाथ पैर फैलाने का अच्छा मौका है। फेयान के पास पहले से ही 7 स्टार बीस्ट सोल थी, जिसने उसे एक उच्च स्तर का प्राणी बना दिया था। दिव्य तेंदुआ जनजाति में उच्च पदस्थ योद्धा। हालांकि चुनौतीपूर्ण पुरुष ग्रे वुल्फ की स्टार रैंक भी कम नहीं थी और उनकी लड़ाई बराबरी पर समाप्त हुई। मैं एक फल की शर्त लगाता हूं कि पिताजी को 2 और मुंह के खाने पड़ेंगे। जीतना। कियाओ आंग असहमत थी। कम से कम 2 और किक। मुझे लगता है कि पिताजी थोड़े से जंग लगा हुआ। उसके दांव उतने सटीक नहीं है, लेकिन फादर फेयान मुझे वाकई बहुत मजबूत लगते हैं। ओह, उसने सचमुच ले लिया एक और मुक्का। संकी चकित रह गया। कियाओ और उसके भाई जानते हैं उनके पिता ने बहुत अच्छा काम किया। कियाओ ली ने गंभीर स्वर में भावहीन चेहरे के साथ कहा, उसे अभी भी लात मारने की जरूरत है। नितंब में। कियाओ जिक्सी। फेयान जीत तो गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे वाकई में काफी मार पड़ी है। आश्चर्य की बात यह है कि सूर्यास्त तक किसी ने भी सुनशियाओ को चुनौती नहीं दी। कियाओ शीशी की निगाहों से मिलते ही सुनशियाओ के होंठ हल्के से मुड़ गए। कोई भी नहीं चाहता निगल लिया जाए। ओह, क्या कोई और पशु मानव है जो चुनौती देना चाहता है? कुल के मुखिया ने वेदी से उत्साहपूर्वक चिल्लाया, लेकिन नीचे मौजूद भीड़ ने ध्यान नहीं दिया। वह चुप रहा। कबीले के बुजुर्गों के परिवारों से कुछ शावक ऊपर गए थे, लेकिन वे सभी बुरी तरह से पीटा गया। जिनलिंग की ताकत सभी ने देखी थी, और उसके साथ ही कौन स्वेच्छा से मार खाने के लिए ऊपर जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कियाओ शीशी आंतों की सड़न की बीमारी का इलाज कर सकती थी। केवल इतना ही यह उनके लिए उसे स्वीकार करने के लिए काफी था। अब और नहीं, हम कियाओ शीशी को दिव्य वंश का मुखिया बनाने के लिए तैयार हैं। तेंदुआ जनजाति, कुलपति, कुल का नेता, कबीले नेता कियाओ शीशी। कियाओ शीशी सफलतापूर्वक दिव्य तेंदुआ जनजाति की मुखिया बन गई, और वे शहर के भीतरी इलाके में चले गए। समारोह समाप्त होने के बाद कियाओ शीशी और उसका परिवार घर जाने की तैयारी करने लगे। और अपना सामान पैक कर लें। जिक्सी, नहीं, रुको, मेरा मतलब है कबीले के मुखिया, क्या आप सब आज रात यहाँ से जा रहे हैं? कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। उसने इसे देखा था, रेड रैबिट चिल्ला रहा था, आज भीड़ में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला व्यक्ति। रेड रैबिट, आज के लिए धन्यवाद। कुलपति, मैं तो बस सच बोल रहा था, आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके बाद रेड रैबिट ने अपने साथी को कियाओ शीशी को देने के लिए कुछ फल लाने को कहा। अगर आपको मेरी याद आए तो शहर के भीतरी इलाके में आकर मुझे ढूंढ लेना। ठीक है शीशी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अंधेरा होते देख रेड रैबिट ने अनिच्छा से कियाओ शीशी को गले लगा लिया, फिर उन्हें जाते हुए देखा। जब कियाओ शीशी पहुंची तब तक सांगजे ने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। भीतरी शहर। जिक्सी, अब से तुम सब यही रहोगे। प्रभारी पशुपुरुषों जनजाति के विभिन्न मामलों का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति कल आपसे मिलने आएगा। ठीक है। कियाओ शीशी के कमरे में एक बड़ा लकड़ी का पलंग था, जो पहले से ही एक मोटी चादर से ढका हुआ था। एक ऐसा गद्दा छुपाएं जो देखने में बेहद गर्म लगे और जिस पर सोना आरामदायक हो। पहली मंजिल पर एक बड़ा पिछवाड़ा था, जिसमें एक रसोई घर और एक स्नान घर था। कमरा। सामान समेटने के बाद कियाओ शीशी कमरे से बाहर निकली। नीचे अपने पिता के साथ खेलते हुए उसके शावकों की खिलखिलाती हंसी की आवाज। फेयान की हंसी सबसे ज्यादा जोरदार थी और कियाओ शीशी खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। लेकिन जब उसने बगल में देखा तो उसे जिनलिंग एक तरफ झुकी हुई दिखाई दी। गलियारे की रेलिंग पर खड़े होकर वह चंचल शावकों को देखते हुए विचारों में खोया हुआ था। कियाओ शीशी उसके पीछे से आए और उसकी कमर में अपनी बाहें लपेट ली। जिनलिंग को होश आया और उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। क्या आप चाहते हैं स्नान करना? मैंने आपके लिए पानी पहले ही गर्म कर दिया है। कियाओ शीशी अपने पंजों पर खड़ी हो गई और अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिका दी। क्या आप अभी क्या देख रहे थे? जिनलिंग मुड़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी सुनहरी आंखें, ऐसा प्रतीत होता है मानो इसमें बिखरे हुए तारों की एक आकाशगंगा समाई हुई हो। शावकों को इतना स्वस्थ देखकर और खुश रहने से मुझे भी खुशी मिलती है। कियाओ शीशी ने धीमी आवाज में सहमति जताई। हाँ, क्या आपको लगता है कि अगर हमारे पास होता वह हमारा अपना बच्चा था, उसे अपने बड़े भाइयों के साथ खेलने में भी मजा आता था? और बहनें। जिनलिंग एक पल के लिए थम गया और अपनी पलकों को झुकाकर आंखों में दिख रही झिलमिलाहट को छुपाने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों में भाव झलक रहे थे। उसने कियाओ शीशी का हाथ उठाकर अपने होठों तक ले जाकर चूमा। आवाज थोड़ी कर्कश है।
कियाओ कियाओ और बाकी सब मेरे बच्चे हैं। लेकिन मुझे एक ऐसा शावक चाहिए जो हमारा अपना हो। जिन लिंग की आंखों का दर्द असहनीय हो गया। उसने कियाओ शीशी को गले भी लगाया और कसना, जिक्सी मुझे माफ करना। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, कियाओ शीशी ने उसका मुंह ढक लिया। आपने ऐसा नहीं किया है, अगर कुछ गलत हुआ है तो मुझसे माफी मत मांगो। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, आज रात मेरा इंतजार करना। बोलने के बाद कियाओ शीशी मुड़ी और दौड़कर नीचे चली गई। कियाओ शीशी अभी स्नानघर से बाहर निकली ही थी कि तभी उसे काले कोहरे से घिरा हुआ। छोटी बच्ची, आज रात तुम आह। इससे पहले कि सांगजे अपना वाक्य पूरा कर पाता, धुंध छट गई। लाल रंग का प्रकाश का प्रभामंडल रिहा होते ही कियाओ शीशी मुड़ी और दौड़कर ऊपर चली गई। गलियारे में खड़ी होकर वह उसने सुनशियाओ को प्यारी सी मुस्कान दी, फिर मुड़कर जिन लिंग के कमरे में चली गई। अध्याय 189, क्यों ना हम एक शर्त लगाएं। सांगजे खड़ा हुआ, उसकी बेमिल आंखों की चमक फीकी पड़ गई। बिग स्नैक, तुम आज रात बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हो। सुनशियाओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ आज रात के लिए। ओह, और ऐसा क्यों है, बताना जरूर। सुनशियाओ ने जिन लिंग के दरवाजे पर एक नजर डाली और फिर नजरें हटा ली। ये है जिन लिंग इसके लायक है। सांगजे की आंखों में थोड़ी देर के लिए असमंजस का भाव झलक उठा। यह तथ्य कि गोल्डन टाइगर बीस्ट सुनशियाओ को स्वेच्छा से पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था, इस बात ने वास्तव में उसकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया था। जिज्ञासा, चलो अब बड़े सांप, मैं ये जानना चाहता हूं कि वह सुनहरा बाघ जैसा जानवर क्यों है। वह इसके हकदार है। जिन लिंग नहाकर कमरे में वापस आया, उसके बाल अभी भी बिखरे हुए थे। टपक रहा है। कियाओ शीशी को अंदर आते देख वह आश्चर्यचकित रह गया। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? जल्द ही। कियाओ शीशी चलकर उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर बैठा दिया। वह उसने लकड़ी के रैक से एक खाल उठाए, उसके पीछे कदम रखा और शुरू कर दिया, उसके बाल सुखाओ। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैंने नहाया और जल्दी से वापस आ गया। इस सीधी सादी घोषणा ने जिन लिंग के दिल की धड़कनें तेज कर दी। वह धीरे से उसके कंधे से टिक गया, उसकी कोमल उंगलियों को अपने शरीर पर महसूस करते हुए। उसके बाल झड़ गए और उसका हृदय संतोष से भर गया। जिक्सी, हम क्या है? मेरे लिए शावकों का पिता बनना असंभव है। उसका आवाज वह नर्म और अविश्वसनीय रूप से शांत था, मानो उसने इस तथ्य को बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया हो। लेकिन जब कियाओ शीशी ने आज रात पहले यह बात कही थी, तो वह अपने दिल की पीड़ा को रोक नहीं पाया। उसके दिल में दर्द था, उसे शीशी को निराश करने का डर था। तो क्यों ना हम एक शर्त लगा लें। हम कियाओ शीशी ने खाल को एक स्टूल पर फेंक दिया और खुद को उसके ऊपर लपेट लिया। कंधे, मुझे यकीन है कि अगर तुम आज रात पूरी जान लगा दोगी, तो मैं जरूर गर्भवती हो जाऊंगी। शावक, जिन लिंग ने धीमी हंसी हंसी जो उसके सीने में गूंज उठी, यह उसके लिए एक स्पष्ट संकेत था। आनंद, पल भर में उसकी सुनहरी चमकती आंखें वासना से भर गईं। वह घुमा और उसे धक्का देकर मुलायम फर के कंबल पर गिरा दिया। लेकिन इससे पहले वह जैसे ही वह अपना अगला कदम उठाने वाला था, कियाओ शीशी ने उसे बाहों में भर लिया और अपनी ओर खींच लिया। उसने उसे चुंबन दिया, उसके मुंह में कड़वापन फैल गया। जिन लिंग को किसी और के लिए गलत समझा गया था उस क्षण, लेकिन फिर भी उसने वह अनजान गोली निगल ली, यह उसके साहस का प्रमाण है। कियाओ शीशी पर पूर्ण विश्वास। जैसे जैसे उनकी सांसें आपस में घुल मिल गईं, कड़वाहट धीरे धीरे कम होती गई और उसकी जगह एक सुखद अनुभूति ने ले ली। उसे ऐसा लगता था कि वह उस मिठास को हमेशा के लिए ग्रहण कर सकता है। उसकी इंद्रियां धुंधली पड़ गई थीं, ठंडी हवा उसकी त्वचा पर कपकपी पैदा कर रही थी, लेकिन वह तुरंत ही उसकी अनूठी झुलसा देने वाली गर्मी से घिर गया। रात के काफी देर तक वे दोनों आपस में लिपटी हुई आकृतियां एक दूसरे से अविभाज्य बनी रहीं। ऐसा लगा मानो अनंत काल बीत गया हो। आखिरकार वह उसकी कमर से लिपट गई और गिड़गिड़ाने लगी। दया दिखाते हुए भी उसने रुकने का कोई संकेत नहीं दिया। मैं सफेद झंडा लहरा रहा हूं, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। उसने अपने बड़े हाथ से उसका उठा हुआ हाथ पकड़ लिया और अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लिया। जैसे ही उनका संपर्क हुआ, उसकी सुनहरी आंखों में उमड़ती लालसा चरम पर पहुंच गई। अपने चरम पर। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। जैसे जैसे कियाओ शीशी को नींद आने लगी, उसे अब भी उसके प्यार भरे चुंबनों का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे और होठों पर। जब वह उठी, तब दोपहर हो चुकी थी। उस विशाल क्षेत्र में न तो शावक और न ही जिन लिंग कहीं नजर आ रहे थे। कमरा। कियाओ शीशी ने अपनी उंगलियां हिलाई और जबरदस्ती अपनी आंखें खोली। बस कुछ ही समय में, कुछ क्षणों के लिए उसने महसूस किया कि उसका शरीर ऊर्जा से भर गया है। मेजबान, क्या आपको अपने शरीर की उत्पत्ति का आनंद महसूस होने लगा है? सक्रिय हो गया। तो अब से अगर मुझे चोट भी लग जाए तो मैं जल्दी ठीक हो पाऊंगा। खैर, ये गंभीरता पर निर्भर करता है। मेजबान के शरीर की उत्पत्ति का अधिकांश भाग अक्रिय रहने के कारण मामूली दर्द और चोटें थोड़े समय में अपने आप ठीक हो जाएंगी। अरे हाँ, बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक जिन को गर्भ धारण कर लिया है। लिंग का शावक। कियाओ शीशी आश्चर्यचकित रह गई। क्या इसकी पुष्टि इतनी जल्दी हो सकती है? मेजबान, आप इस औषधि के प्रभावों को कम आंक रहे हैं। हे, वो तो कमाल था। आपको पता है, आपने 1000 पॉइंट्स के बदले एक औषधि का आदान प्रदान किया था। मैं गारंटी देता हूं कि वहां हैनाप के लिए और भी कई सरप्राइज इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कियाओ शीशी ये पूछने ही वाली थी कि इसका क्या मतलब है, एक नए साल की घंटी बज उठी। मिशन का सायरन बज उठा। डिंग डोंग। समय सीमित मिशन। मेजबान को शावकों की पशु आत्मा को जगाना होगा 1 महीने के भीतर एक स्टार रेटिंग में वृद्धि। मिशन की कठिनाई 5 सितारे। उद्देश्य नाम दोगुने अंक। कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाई। क्या इस मिशन का उद्देश्य सिर्फ शावकों की ताकत बढ़ाना है? नहीं, कोई और कारण? हम नहीं। अब जबकि मेजबान और शावक अपेक्षाकृत स्थिर हो गए हैं, तो यह समय है अपनी ताकत बढ़ाने का। यह एक बेहतरीन मौका है ना? लेकिन सिस्टम बिना किसी कारण के मिशन जारी नहीं करेगा, कियाओ शीशी ने सोचा। लेकिन एक बात में यह सही था। भले ही उन्हें तत्काल किसी समस्या का सामना न करना पड़ रहा हो, खतरे को देखते हुए वे लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। कियाओ शीशी को यह नहीं पता था कि दिव्य तेंदुआ जनजाति से भागने के बाद सोंग्यान ने कई दिनों तक यात्रा की और अंततः टाइगर बीस्ट के बाहर पहुंच गया। यह शहर पहाड़ों के बीच बसे एक मैदानी इलाके में स्थित था। पशु नगरी जनजातियों से उच्च श्रेणी की थी। बीस्ट वर्ल्ड महाद्वीप पर सभी बीस्ट शहरों और जनजातियों का शासन था। बीस्ट किंग सिटी, जो सर्वोच्च शक्ति और व्यवस्था का प्रतीक थी, बीस्टमैन महाद्वीप। बीस्ट किंग सिटी के नीचे 3 प्रमुख बीस्ट सिटी थी। टाइगर बीस्ट सिटी, हाथी जानवरों का शहर और पंखों वाले जानवरों का शहर। बीस्ट सिटीज के नीचे थे विभिन्न प्रकार की बड़ी, मध्यम और छोटी जनजातियां। इन जनजातियों को शासन के आधार पर विभिन्न पशु शहरों में बसाया गया था। उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर
हर साल जनजातियों को भेंट चढ़ानी पड़ती थी, अपने शासक बीस्ट सिटी को भोजन, क्रिस्टल स्टोन और अन्य चीजों के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करना। यहाँ तक कि प्रजनन क्षमता वाली महिलाएं या उच्च स्तर की पशु आत्मा वाले पुरुष भी। यदि किसी जनजाति द्वारा दी गई भेंट मानक के अनुरूप नहीं होती तो बीस्ट सिटी उसे भेज देती, कारण की जांच के लिए पशु मानवों को भेजा गया। यदि कबीले का मुखिया पाया गया विश्वासघाती, लोगों को मौके पर ही मौत की सजा दी जा सकती थी और उनकी जगह एक वफादार जानवर को नियुक्त किया जा सकता था। बीस्ट सिटी की ओर दिव्य तेंदुआ जनजाति बाघ पशु नगरी के अधिकार क्षेत्र में आ गई और यह उन प्रमुख जनजातियों में से एक थी जिन्हें नगरस्वामी सबसे अधिक महत्व देता था। दरअसल तीनों वहां तैनात पशु रक्षक बेली, जिन्हुई और सोंगयान थे टाइगर बीस्ट सिटी द्वारा दिव्य तेंदुआ जनजाति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया। सोंगयान अभी टाइगर बीस्ट सिटी के विशाल द्वारों पर ही पहुंचा था कि तभी ड्यूटी पर तैनात व्हाइट टाइगर बीस्टमैन ने उसे पहचान लिया। सोंगयान बीस्ट गार्ड, तुम यहाँ वापस क्या कर रहे हो? सोंगयान अभी भी अपने घावों से उबर रहा था और कई दिनों की लगातार यात्रा के बाद वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिख रहा था। दिव्य तेंदुए जनजाति में कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे शहर अवश्य देखना चाहिए भगवान। सफेद बाघ जैसे दिखने वाले उस दानव ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत द्वार खोल दिया। उसे अंदर आने दो। टाइगर बीस्ट सिटी के स्वामी का पत्थर का बना निवास किसी महल जैसा था। फिर भी शहर का भीतरी इलाका जहां दिव्य तेंदुआ जनजाति का मुखिया रहता था कुछ भी नहीं था। तुलना में महल का आंतरिक भाग मोटी खाल की चादरों से ढका हुआ था, जिससे किसी भी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं देती थी। कदमों की आहट। एक लंबा चौड़ा व्यक्ति एक चौड़ी भव्य पत्थर की चौकी पर बैठा था। 10वीं रैंक के लिए भी सोंगयान जैसे गुरु के लिए इस उपस्थिति में वह केवल अपनी भावनाओं को दबा सकता था। आभा। शहर का स्वामी जिन वेई ने अपनी सुनहरी बाघ जैसी आंखें ऊपर उठाई, उनकी भारी निगाहें इस पर टिक गईं। सोंगयान, मैंने तुम्हें इस हालत में पहली बार देखा है। वहां क्या हुआ था? दिव्य तेंदुआ जनजाति। सोंगयान के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। सांगजे पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। वह है बेहद शक्तिशाली बन जाना। बेली और मैं मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब बेली और जिनहुई की मृत्यु हो चुकी है और दिव्य तेंदुआ जनजाति का पतन हो गया है सांगजे के हाथों में। मैं आपसे मदद मांगने वापस आया हूं नगर स्वामी। सांगजे है बेशर्म। अपने नियंत्रण में जनजाति होने के कारण वह कभी भी स्वेच्छा से आत्मसमर्पण नहीं करेगा। आप। जिन वेई की बाघ जैसी आंखें सिकुड़ गईं। ओह, क्या संगू ने उसे कैद नहीं रखा था? निराशा के अथाह गड्ढे में वह बाहर कैसे निकला? सोंगयान ने जिन वेई को घटनाओं का पूरा क्रम विस्तार से बताया। सांगजे की हड्डियां पहले ही निकाल दी गई थी और उसे कैद कर लिया गया था। वह पानी की कालकोठरी में था, लेकिन किसी ने उसे वहां से छुड़ा लिया। ओह, तो एक ऐसा जानवर है जो संगू और दोनों को हरा सकता है। सांगकुन को अपनी निगरानी में रखो, फिर सांगजे को बचाओ। हाँ, उनमें सबसे शक्तिशाली आकाश निगलने वाला अजगर था। जब उसने पागल सांगजे के साथ हाथ मिलाया तो हम पूरी तरह से त्रस्त। जिन वेई की बाघ जैसी आंखें चमक उठी। आपने कहा, एक आकाश को निगलने वाला अजगर। अध्याय 190। मैं स्वयं वहां जाऊंगा। आसमान को निगलने वाले अजगर की प्रजाति हमेशा से ही इससे ग्रस्त रही है। मूल पत्थर का अभिशाप। उनके लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना कभी भी संभव नहीं है। जनजात ऊर्जा। नगर स्वामी, हम उनकी अपार शक्ति को महसूस कर सकते थे। उसका मूल पत्थर अभिशाप है, संभवतः चकनाचूर हो गया होगा। क्या आप कह रहे हैं कि दिव्य तेंदुए जनजाति के पास आकाश को निगलने वाला अजगर है, जिसने अपनी अंतर्निहित शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर दिया है? रंगीन जानवरों के वस्त्र पहने एक पुरुष अपने बालों में एक धधकती लाल पंख लगाए हुए हाइट्स कमरे में दाखिल हुआ। वह जवाब की उम्मीद में सोंगयान को घूर रहा था। पुजारी फेंगक्सुआन, वह आकाश निगलने वाला अजगर वास्तव में सभी दोषों से मुक्त है। प्रतिबंधों। फेंगक्सुआन बेहद रोमांचित लग रही थी। और सांगजे का क्या हुआ? आपने कहा कि वह अविश्वसनीय रूप से क्या अब शक्तिशाली है? हाँ, लेकिन वह पागल भी हो गया है। वह किसी की बात नहीं सुनता और यहां तक कि वह अपनी ही मां को मारना चाहता है। फेंगक्सुआन और भी ज्यादा उत्साहित हो गई। क्या वह अपनी मां को भी मारना चाहता है? यह एकदम सही है। एक महान हथियार को निर्मम और बेरहम होना चाहिए। जब तक यह आदेशों को समझ सकता है, उतना ही काफी है। उसने जिन वेई की ओर देखा। नगर स्वामी, मुझे इसे स्वयं जाकर देखना होगा। मुझे देखने की इच्छा है सांगजे कितना शक्तिशाली हो सकता है और वह आकाश को निगलने वाला अजगर। अगर हम इसे वश में कर सकें, यह हमारे टाइगर के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। बीस्ट सिटी। जिन वेई ने सिर हिलाया। जिन चे को अपने साथ ले चलो। अच्छा, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। मुझे कुछ तैयारियां करनी होंगी, बस कुछ ही समय में मामला, अन्यथा उन्हें वापस लाना मुश्किल होगा। हम उन दोनों को इतनी उत्सुकता से बात करते हुए सुनकर सोंगयानुस ने उसके बाकी शब्द भी निगल लिए। चूंकि पुजारी फेंगक्सुआन देखना चाहते हैं, मैं उसे खुद ही पता लगाने दूंगा। ... दिव्य तेंदुआ जनजाति का कार्यभार संभालने के बाद कियाओ शीशी ने गहन अध्ययन शुरू किया। जनजाति के आंतरिक मामलों की सुनवाई अगले ही दिन। उसने जनजाति के हर कोने की खोजबीन करने में 3 दिन बिताए। उसके बाद वह सिस्टम के स्टोर में 10 पॉइंट खर्च करके बीस्टमैन का नक्शा खरीदा। महाद्वीप ने कागज और कलम लेने के लिए 10 और अंक इस्तेमाल किए और फिर हाथ उन्होंने दिव्य तेंदुए जनजाति का एक संपूर्ण स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार किया। जिक्सी क्या कर रही है? फेयान जिज्ञासा से भरी निगाहों से नक्शे को देख रही थी। ये दिव्य है तेंदुए की जनजाति। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। ये सही है। मैं डिवाइन लेपर्ड को बेहतर बनाना चाहता हूं। मुझे जनजाति की रक्षा व्यवस्था को समझना होगा, इसलिए सबसे पहले मुझे इलाके की स्थिति को समझना होगा। सुनशियाओ, तुम्हारे विचार से बुलबुले को कहां दफनाना सबसे उपयोगी होगा? फल। उस जनजाति के पास गश्ती रक्षक थे। उनका प्रबंधन करने वाले नर पशुमानव के पास था। वह सांगू के भरोसेमंद अनुयायियों में से एक था, लेकिन कियाओ शीशी ने उसकी जगह ले ली थी। सीधे तौर पर गश्त की पूरी जिम्मेदारी सुनशियाओ को सौंप दी गई। सुनशियाओ ने मानचित्र का बारीकी से अध्ययन किया। उसकी आंखों में विस्मय की एक झलक दिखाई दी। यह नक्शा अविश्वसनीय रूप से विस्तृत है। हमें फिलहाल उनकी जरूरत नहीं है। मैं पिछले 2 दिनों से गश्त पर हूं। दिन। इस जनजाति की बाहरी दीवारें काफी मजबूत हैं। मैं उनसे इसे ठीक करवा लूंगा।
कमजोरियों का तुरंत पता लगाना। हम बबल फ्रूट्स को बाद के लिए बचा सकते हैं। ठीक है। मेरे पास एक साहसिक विचार भी है, मैं जानवरों को बाड़ों में पालना शुरू करना चाहता हूँ। बाड़ों में? कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि हर किसी का हर समय बाहर रहना बहुत खतरनाक है। शिकार। हालांकि हमें अभी भी यह करना है, मैं खेती और पशुपालन करने की कोशिश करना चाहता हूँ। यह सुनिश्चित करने के लिए पशुपालन करना आवश्यक है कि सर्दी का मौसम आने पर हमारे पास पर्याप्त भोजन हो। यह मूल रूप से पाषाण युग से कृषि युग में संक्रमण काल है। सच तो यह है कि वह इस काम में बिल्कुल नौसिखिया थी, लेकिन चूंकि अब वह कबीले की मुखिया थी, इसलिए उसे यह सब सहना पड़ा। नेता, वह केवल नामात्र की उपाधि धारण करके अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती थी। मरने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इसके अलावा जनजाति के बढ़ने से उसे कोई नुकसान नहीं था और समृद्ध हुआ। हमें बताओ, शीशी, हमें वास्तव में क्या करने की आवश्यकता है? कियाओ शीशी ने मुर्गी जैसे दिखने वाले कुछ छोटे जंगली जानवरों के नाम गिनाए। हम कर सकते हैं, वे भीड़ और काले बैल जैसे जानवरों का भी पालन पोषण करते हैं। जब तक वे अगर हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त चारा होगा, तो शिकार करने की तुलना में हमारे लिए यह बहुत आसान होगा। जिन लिंग और बाकी लोगों ने खेती के बारे में पहली बार सुना था, और पशुपालन, या यूं कहें कि अगर कुछ पशुमानवों ने ऐसा पहले, वे एक अत्यंत अल्पसंख्यक थे। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था इन प्रथाओं को बड़े पैमाने पर विकसित करना। लेकिन अब जब कियाओ शीशी ने यह बात उठाई थी, तो उन सभी को लगा कि यह एक बहुत अच्छा विचार है। विचार, चाहे ये काम करे या न करे, इसे आजमा कर देखना तो बनता है। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। फेयान ने उत्साह से कहा, तो मैं आज कबीले की शिकार टीम को लेकर निकलूंगा और उनमें से कुछ को जीवित वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। हम जिन लिंग ने आगे कहा, मैं कुछ आदमियों को लेकर जाऊंगी और वहां एक उपयुक्त जमीन का टुकड़ा ढूंढूंगी। जनजाति को जानवरों के लिए बाड़ लगानी होगी। मैंने खेती के लिए उपयुक्त जगह ढूंढ ली है, ये यहीं पर है। कियाओ शीशी ने अपनी कलम से नक्शे पर एक वृत्त बनाया। वह पहले ही निरीक्षण कर चुकी थी। मुझे प्लॉट बहुत पसंद आया और मैं उससे बहुत खुश था। जमीन समतल थी, दृश्य क्षेत्र भी अच्छा था, खुला मैदान था और मिट्टी असाधारण रूप से उपजाऊ थी। यह इससे बेहतर नहीं हो सकता। रोपण, जिक्सी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सांगजे को बोलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब वह आखिरकार मदद कर सकता था। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सुनशियाओ और बाकी सभी उसकी ओर देखने लगे। सांगजे ने उनकी निगाहों का सामना किया, उसकी अपनी आंखें मासूमियत की तस्वीर थी। वह कम से कम, उसने अपनी छाती फुला ली। चिंता मत करो, मैं शीशी की रक्षा कर सकता हूँ। फेयान ने तेवर चढ़ाए। अभी आप सिर्फ 3 स्टार हैं। एक 3 स्टार होटल, समझे? द कियाओ ली और अन्य लोगों की तरह ही फेयान के बेरहम मुके ने सांगजे को थोड़ा निराश कर दिया। बेशक उसका मुख्य समस्या सांगजे के निम्न पशु आत्मा स्तर की नहीं थी, वह बस उसे नहीं चाहता था। कियाओ शीशी के बहुत करीब जाना। कियाओ शीशी उसकी मदद के लिए आई। फिर कियाओ ली और बाकी लोग साथ आ सकते हैं। हम इस जनजाति के पास गश्ती दल है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। उसके तीनों साथी अभी भी थोड़े असहज थे, लेकिन उनके काम पूरे हो चुके थे। ये कार्य पहले ही सौंपा जा चुका था और वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। मैं कुछ पुरुषों को आपके साथ सुरक्षा गार्ड के रूप में भेजूंगा। सुनशियाओ ने अंतिम निर्णय लिया। ठीक है। शहर के भीतरी इलाके से निकलते ही परिवार अलग हो गया। शाओ याओ, अब जब मेरे गर्भ में बच्चा है तो क्या मुझे सावधान रहने की जरूरत है? मेरी दैनिक गतिविधियां। चिंता मत करो होस्ट, यह शावक आपकी कल्पना से कहीं अधिक लचीला है। जैसा जब तक आपको कोई गंभीर आघात नहीं लगता, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। ये तो राहत की बात है। कियाओ शीशी पहली बार गर्भवती थी, इसलिए उसके पास अनुभव की थोड़ी कमी थी। शहर के भीतरी हिस्से को छोड़ने के बाद सांगजे ने कियाओ शीशी के लिए अपना पशु रूप धारण कर लिया और बाकी लोग सवारी करने के लिए। लेकिन कियाओ ली और बाकी सभी शावकों ने जोर देकर कहा कि वे बड़े शावक बन चुके थे और अपने पैरों पर चल सकते थे। अंत में केवल कियाओ शीशी ही बची। शावकों के रूप बदलने और उनके साथ साथ चलने के दौरान वह सांगजे की पीठ पर सवार था। उन्हें सांगजे की गति धीमी नहीं थी, लेकिन वह असाधारण रूप से स्थिर थी। कुछ के लिए कारण यह था कि कियाओ शीशी को अपनी पीठ पर बिठाए हुए सांगजे का हृदय एक अवर्णनीय भावना से भर गया था। उसे ऐसी खुशी हो रही थी मानो वह पूरी दुनिया की सबसे कीमती चीज अपने साथ ले जा रहा हो। ये बस आगे ही है। देखो, यहाँ फूल और घास उग रहे हैं, असाधारण रूप से अच्छी तरह से, जिसका अर्थ है कि यह भूमि बहुत उपजाऊ है। सांगजे के रुकने के बाद कियाओ शीशी नीचे कूद गई। सांगजे ने तुरंत उसे सहारा देने के लिए वह वापस अपने मानवीय रूप में आ गया। जिक्सी, सावधान रहना। मैं ठीक हूँ माँ, हम यहाँ क्या बोएंगे? कियाओ शीशी ने कल रात ही शियाओ याओ के साथ फसलों के बारे में फैसला कर लिया था। हम बैंगनी रंग के फल लगाएंगे। बैंगनी फल बैंगनी मीठे फल के समान एक फसल थी। आलू की तुलना में इसका विकास चक्र लंबा था और यह काफी बड़ा हो गया था। अधिकांश सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसकी पैदावार अधिक थी और कुछ घास के फल भी। यहाँ तक कि दिव्य तेंदुए जनजाति में भी नमक क्रिस्टल एक दुर्लभ विलासिता की वस्तु थे। अगर वे बड़े पैमाने पर घास और फलों की खेती कर सकें, बड़े पैमाने पर वे बड़ी संख्या में नमक के क्रिस्टल प्राप्त करने में सक्षम होंगे। चलिए इन दोनों को लगाने की कोशिश करके शुरुआत करते हैं। आज के लिए चलिए सब कुछ साफ कर देते हैं, ये फूल और खरपतवार। ठीक है। शावक खुशी खुशी झाड़ियों से भरे खेत में दौड़ पड़े और जोश से दौड़ने लगे। घास फूस उखाड़ना। कियाओ शीशी भी मदद करने के लिए नीचे झुक गई, उसके हाथ तेज हो गए, ऐसे पंजे जो किसी भी औजार से कहीं अधिक प्रभावी थे। कुछ देर तक खरपतवार हटाने के बाद कियाओ शीशी लगभग पहरेदारों से पूछने ही वाली थी कि जब उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया तो और लोगों को मदद के लिए बुलाया गया। एक लहर उसे चक्कर आने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ी। Shishi, what's wrong? Just as Kiao Shishi stumbled, a strong hand caught and steadied her. Kiao Shishi composed herself, suddenly feeling ravenously hungry. Zixi, क्या हुआ? जैसे ही कियाओ शीशी लड़खड़ाई, एक मजबूत हाथ ने उसे पकड़ लिया और संभाल लिया। कियाओ शीशी ने खुद को संभाला, लेकिन अचानक उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी भूख लगी है। चलिए, मैं आपको पेड़ तक ले जाने में मदद करता हूँ ताकि आप थोड़ी देर आराम कर सकें। सांगजे ने देखा कि कियाओ शीशी के चेहरे का सारा रंग उड़ गया था और उसने सावधानीपूर्वक उसे पेड़ के आधार तक पहुंचाया। पहले ये लो, थोड़ा सा सूखा मांस और फल खा लो। सांगजे ने अपने पशु चमड़े के थैले से भोजन निकाला। कियाओ शीशी ने सिर हिलाया और उसे ले लिया और उन्होंने तुरंत खाना शुरू कर दिया। उसे अपनी ऊर्जा तभी वापस महसूस हुई जब उसने अधिकांश सूखा मांस खा लिया था। फल। कियाओ शीशी ने जितना खाया था, उसे देखकर सांगजे की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं।
वे जो फलों का थैला लाए थे वह लगभग खाली हो चुका था और उसके पास उसने अधिकांश जर्की भी खा ली। जिक्सी, क्या तुम्हारा पेट भर गया है? कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसने कितना खा लिया है, बस इतना पता था कि उसका भूख पहले से बेहतर लग रही थी। मेरा पेट भर गया है। मैं थोड़ी देर आराम करूंगा फिर काम पर लौट जाऊंगा। नहीं, मत जाओ, आप यहीं आराम कीजिए, मैं इसे करूंगा। अगर आपको लगता है कि यह बहुत धीमा है तो मैं जाकर ले आता हूँ। अधिक पुरुषों की मदद की जरूरत है। ये चलने लगा। उन्हें और लोगों को ढूंढने के लिए कहें। अगर हमें मिल जाए तो सबसे अच्छा होगा। अगले 1-2 दिनों में ये पूरा इलाका ध्वस्त हो गया। उस नन्ही परी ने कहा था कि अब पौधारोपण के लिए सबसे अच्छा मौसम है। बैंगनी फल और घास फल। एक बार जब वे लगाए जा चुके थे तो वह बस एक और चीज जोड़ सकती थी। जब उन्हें सींचा जाए तो आध्यात्मिक झरने से थोड़ा पानी लें और वे बहुत अच्छी तरह से विकसित हो रहे हैं। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। कियाओ शीशी को चक्कर आने से डर लग गया था। आखिरकार वह गर्भवती थी और लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। छोटी परी, मेरे शरीर में कोई खराबी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, होस्ट, आप बहुत स्वस्थ हैं। शावक को बस और अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता है, इसलिए आपको ज्यादा खाना चाहिए। ठीक है। अगले कई दिनों तक कियाओ शीशी ने अपनी सारी ऊर्जा सफाई में लगा दी। भूमि और पौधारोपण। उसने जनजाति के कुछ सबसे चतुर पुरुषों को विशेष रूप से चुना। बैंगनी फल और घास फल पर नजर रखें और उन्हें खेतों की निगरानी करने के लिए कहें। दैनिक प्राकृतिक खेती के परिणामों को समझने के लिए कियाओ शीशी ने एक निश्चित समय अलग रख दिया। अलग भूखंड। इस खेत की सिंचाई प्रतिदिन साधारण नदी के पानी से की जाती थी, जबकि बाकी खेतों को नदी के पानी में पानी मिलाकर सींचा गया। आध्यात्मिक स्रोत से वह तुलना करना चाहती थी और देखना चाहती थी कि फसलें कैसी दिखेंगी। बिना किसी धोखाधड़ी के उगाया गया। खेतों में अपना काम खत्म करने के बाद कियाओ शीशी को आखिरकार चैन की सांस लेने का मौका मिला। एक दिन सुबह सुबह कियाओ शीशी भूख लगने के एहसास से जाग उठी। वह उठ बैठी, बिस्तर पर लेटकर उसने एक थकी हुई जम्हाई ली। हालांकि वह कल रात बहुत जल्दी सो गई थी, फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था पूरी रात सोने के बाद भी थका हुआ महसूस कर रहा हूं। जैसे ही वह हिली, उससे लिपटी हुई कियाओ कियाओ जाग उठी। ऊपर उस नन्ही बच्ची ने अपनी आंखें खोली और अचंभित होकर कियाओ शीशी को देखने लगी। माँ। उसकी कोमल और मनमोहक सूरत देखकर कियाओ शीशी खुद को रोक नहीं पाई, उसके नन्हे से गाल पर चुंबन करते हुए। आप जाग चुके हैं, उठने और खाने का समय हो गया है। नाश्ता आज आप सभी अपने पिता के साथ प्रशिक्षण लेंगे। ठीक है। छोटा बच्चा झट से पलटकर उठ बैठा। जैसे ही उन्होंने कोई आवाज की, कियाओइंग और बाकी लोग भी जाग गए। माँ। अभी अभी जागे हुए शावक सभी कोमल और प्यारे थे, सहज रूप से दिखा रहे थे कियाओ शीशी पर उनकी निर्भरता। सुबह कियाओ शीशी बिस्तर से उठी और खुद को रोक नहीं पाई और उसने हर शावक को चूम लिया। तब उसने उन्हें पहनने के लिए लकड़ी की अलमारी से जानवरों की खाल के कपड़े निकाले और उसने अपने लिए एक नया सेट ले लिया। माँ, क्या आपका पेट हाल ही में थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया है? जिस पर्दे के पीछे से वह कपड़े बदल रही थी, कियाओ ने घूरकर देखा। कियाओ शीशी के अचानक उभरे हुए पेट को देखकर वह उत्सुकता से देखने लगी। कियाओ शीशी ने नीचे देखा। सच में उसका पेट थोड़ा बड़ा था पहले। क्या ये थोड़ा ज्यादा तेज नहीं है? उसने सोचा। अभी तो सिर्फ आधा महीना ही बीता है। महीना? क्या मेरा चेहरा अभी से दिखने लगा है? लेकिन उस नन्ही परी ने कहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में बच्चे को जन्म दूंगी, इसलिए शावक का तेजी से बढ़ना कोई असामान्य बात नहीं है। माँ का वजन नहीं बढ़ा है, क्योंकि मेरे पेट में एक नन्हा सा बच्चा पल रहा है। खड़खड़ाहट। कमरे में शोर सुनकर कियाओ शीशी ने जल्दी से कपड़े पहनना समाप्त किया। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उसे एक स्तब्ध सुंदर चेहरा दिखाई दिया। जिनलिंग का पिता। जिनलिंग, क्या हुआ? शावक तेजी से आगे बढ़े और फर्श पर गिरे फलों को उठा लिया। उन्होंने फादर जिनलिंग को इतना अनाड़ीपन से व्यवहार करते कभी नहीं देखा था। जिनलिंग की निगाहें कियाओ शीशी पर टिकी हुई थीं और कभी-कभी उसकी नजरें उसकी ओर भी जाती थीं। थोड़ा उभरा हुआ पेट। वह इतना स्तब्ध था कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका।